नमस्कार छात्रों, आज मैं EMI सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए आपका जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है भारतीय साहित्य का स्वरूप, उस प्रश्न पत्र में भारतीय साहित्य के स्वरूप में आपके लिए 3 उपन्यास निर्धारित किए गए हैं। पहला उपन्यास है गोरा, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। और फिर इसके बाद अगला उपन्यास आपको पढ़ना है संस्कार, जिसके लेखक हैं UR अनंतमूर्ति। फिर इसके बाद छात्रों अगला उपन्यास आपको पढ़ना है आग का दरिया, जिसके लेखक हैं कुर्तुल एन हैदर। देखिए छात्रों, इन तीनों उपन्यासों को हमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न इन पर बनता है कि उपन्यास का उद्भव और विकास कैसे हुआ, समझाइए। उपन्यास किन शब्दों के योग से मिलकर बना है? उपन्यास की विविध विद्वानों के अनुसार दी गई परिभाषाओं की विस्तार से चर्चा कीजिए और उपन्यास के विविध प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो छात्रों, मैं आपको ये तीनों उपन्यास आगे पढ़ाऊंगा। रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में, UR अनंतमूर्ति के बारे में, कुर्तुल एन हैदर के बारे में। किंतु जो उपन्यासों पर पहला प्रश्न बनता है, उस पहले प्रश्न का उत्तर देना सबसे पहले मैं आपके सामने उचित समझता हूं कि उस पहले प्रश्न का उत्तर देना आप पहले सीख लें। मैंने इन उपन्यासों की इसलिए की ताकि आप ये समझ सकें कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं, क्योंकि कई छात्रों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि सर, जैसे उद्भव और विकास पर प्रश्न पूछता है तो उसके बारे में भी बता दिया करिए। तो ठीक है छात्रों, उस पर मैं आज इस वीडियो को लेके आया हूँ और इसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। आगे मैं आपसे चर्चा करूँगा गोरा उपन्यास पर। तो चलिए, उपन्यास पहले हम समझते हैं कि किन शब्दों से मिलकर बना है। तो उपन्यास शब्द उप प्लस न्यास से मिलकर बना है। उप और न्यास से। उप शब्द का अर्थ होता है निकट या समीप। क्या होता है? निकट या समीप। न्यास का अर्थ होता है निर्माण करना, स्थापित करना, आदि। अर्थात न्यास का अर्थ होता है किसी भी निकाय की नींव रखना। ये आप समझ सकते हैं। तो उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और न्यास से। लिखने लगेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जिसमें उप का अर्थ होता है निकट या समीप और न्यास का अर्थ होता है निर्माण करना या स्थापित करना। तो उपन्यास के विषय में हम यह कह सकते हैं कि मानव जीवन के किसी तत्व को उक्त रूप में स्थापित करके उसके शब्दों का ऐसा मेल किया जाए जिससे किसी एक व्यक्ति विशेष के जीवन की संपूर्ण कहानी का निर्माण हो सके। वह जो कथा होगी उसे साहित्य में उपन्यास नाम से संबोधित किया जाता है। या हमारे साहित्य में भी, संस्कृत साहित्य में एक स्थान पर कहा गया है कि उपन्यास एक सौंदर्य विधायक रचना है जो प्रसन्नता प्रदान करती है। तो संस्कृत में क्या कहा गया है? संस्कृत में कहा गया है कि
उपन्यासः प्रसाधनम, अर्थात उपन्यास यानी उपन्यास है, क्या है? प्रसाधनम। प्रसाधनम यानी उत्कृष्टता प्रदान करने वाला, प्रसन्नता प्रदान करने वाला साधन कोई है तो वह साधन उपन्यास कहा जाता है। साधारण शब्दों में यदि हम उपन्यास की परिभाषा करें तो यह होगा कि किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विशिष्ट ढंग से निर्माण, शब्दों के माध्यम से निर्माण करने वाला साहित्य उपन्यास कहा जाएगा। और इसके बाद आप जानते होंगे कि भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में उपन्यास को 8वीं उपमुख संधि बताया गया है। उपमुख संधि के अंतर्गत यह बताया गया है कि उपन्यास क्या है? उपपति बृहदतः, उपपति बृहदतः उपन्यासः प्रकृतितः, उपपति बृहदतः उपन्यासः प्रकृतितः, अर्थात किसी उपपति अर्थात उक्त पद्य को बृहदतः बृहत रूप प्रदान करने के लिए प्रकृति के अनुसार दिया गया आकार या निर्माण किया गया शब्दों का जाल उपन्यास है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी अर्थ को उक्त अर्थ में उपस्थित करने के निर्माण को उपन्यास कहते हैं। अब उपन्यास की विविध परिभाषा विविध विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दी है। अब उपन्यास आप संस्कृत की परिभाषा से ही समझ चुके हैं कि बृहदतः अर्थात जो बहुत ही बृहत हो, जो बहुत ही क्या हो? बड़ी हो, वह क्या है? उपन्यास है। तो जो बृहत हो, जिसका आकार बड़ा हो, उसे उपन्यास कहा जाता है। श्याम सुंदर दास जी हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि मानव जीवन जो होता है वह अत्यंत ही श्रेष्ठ प्रकृति लेकर उत्पन्न होता है। अतः मनुष्य के जीवन की वास्तविक कथा उपन्यास है। केवल इतनी सी परिभाषा में श्याम सुंदर दास जी ने अपने उपन्यास के प्रति दिए गए मंतव्य को एक स्पष्ट आधार प्रदान कर दिया है। अर्थात मनुष्य जो होता है उसके जीवन की वास्तविक अर्थात उसमें झूठ का मिश्रण न हो, वह पूर्णतः सत्य पर आधारित हो, वह जो कथा कहे वही उपन्यास है। अर्थात सत्य कथा का सुंदर विवरण प्रस्तुत करने वाला साहित्य उपन्यास कहा जाएगा। डॉक्टर, अब अगर हम ये देखें तो मुंशी प्रेमचंद भी उपन्यास की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि उपन्यास मानव चरित्र का चित्र है। प्रेमचंद क्या कहते हैं? मानव चरित्र का चित्र उपन्यास है। अब देखिए, मानव चरित्र का अर्थात जैसे ये है कि कोई भी व्यक्ति
कि संपूर्ण झांकी अगर आप देखना चाहते हैं, अगर किसी भी साहित्यिक विधा के अंतर्गत उसकी झांकी आप देखना चाहते हैं, तो वह चित्र केवल उपन्यास प्रस्तुत कर सकता है और कोई भी साहित्य बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मानव चरित्र का चित्र अगर उपस्थित करना है हमें, तो हम सत्य घटनाओं पर जाएंगे। अगर हम कथा के माध्यम से समझेंगे तब वह बात अच्छे से समझ पाएंगे। यदि हम इसे पद्य में महाकाव्य के रूप में यदि हम पाते हैं तो हम उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, हमें विद्वान बनना पड़ेगा। अगर हम विद्वान नहीं भी हैं तो भी उपन्यासों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब जैसे गोदान उपन्यास है, तो गोदान उपन्यास में होरी के जीवन की पूरा चित्रण जो है वो गोदान उपन्यास में उपस्थित है, होरी के जीवन का चित्र। तो वहीं यहाँ प्रेमचंद्र जी अपना मंतव्य स्पष्ट कर रहे हैं कि मानव चरित्र का यदि चित्र खींचने वाला कोई साधन है तो वह उपन्यास है। देखिए छात्रों, यह छोटी सी परिभाषा आप लिख करके इसे व्याख्यायित कर दीजिएगा। इसे आप इस तरह से इन्वर्टेड कामा में प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत करने के बाद इसे व्याख्यायित कम से कम 4 से 5 लाइन तक इसे आप व्याख्यायित करेंगे, क्योंकि यह हमेशा विस्तृत उत्तरी में पूछा जाता है और विस्तृत उत्तरी में पूछे जाने का ये अर्थ है कि विस्तार से समझाना। अगर आपसे ये कह दिया कि उपन्यास की परिभाषा बताइए तथा उपन्यास की विविध शैलियों का वर्णन करिए, तो उस समय आपको, क्योंकि उपन्यास की परिभाषा तो 10 से 12 विद्वानों ने ही दी है और हमें लिखना कितने नंबर में है, 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर हमें देना है, तो उस समय हमें विस्तार देना होता है, शब्दों का जाल बनाना होता है, कम से कम हमें 1000 शब्दों में उसका उत्तर देना होता है। तो उस समय हम इन चित्रों का, इन वाक्यों का, इन शब्दों का, इन सिद्धांतों का विस्तार अवश्य करते चलें और उसे, उन सिद्धांतों की व्याख्या अवश्य करते जाएं। अब जैसे एक विदेशी विचारक हैं लॉर्ड बेकन कहते हैं कि उपन्यास क्या है? उपन्यास कल्पित इतिहास है। यानी कल्पना से उत्पन्न किया गया ऐसा शब्दों का सुंदर संगम जो इतिहास प्रतीत होने लगे, उसे हम उपन्यास कह सकते हैं। किसके शब्दों में? लॉर्ड बेकन के शब्दों में। अगले विचारक हैं फील्डिंग कहते हैं कि उपन्यास क्या है? उपन्यास मनोरंजन पूर्ण काव्य है। यानी ये उपन्यास को एक हास्य और व्यंग दृष्टिकोण से जोड़ते हैं और बताते हैं कि उपन्यास व्यंग को लेकर चलने वाला काव्य है। उपन्यास कोई ऐसा वैसा साधन नहीं है, वह मनोरंजन प्रदान करता है। अर्थात उपन्यास को जो लॉर्ड फील्डिंग हैं, जैसा इनका नाम है उसी के अनुसार ये संकुचित कर देते हैं, दायरा एकदम सीमित कर देते हैं, उपन्यास को एकदम छोटा घोषित कर देते हैं कि केवल उपन्यास से मनोरंजन होता है और कुछ नहीं होता है। ये बातें यहाँ पर फील्डिंग व्यक्त करते हुए अपनी बात कहते हैं कि मनोरंजन अर्थात हास्य और व्यंग। अब एक प्रश्न और बनता है छात्रों कि हास्य क्या है और व्यंग क्या है? हास्य वो है कि ऐसी शब्दों की ऐसी अवस्था जिसे सुनकर हमें हंसी आ जाए, वह क्या है? हास्य है। व्यंग क्या है? शब्दों का ऐसा घुमाव जो पाठक को और सुनने वाले को चमत्कार से भर दे, वह है व्यंग। हास्य
व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है, व्यंग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे यह है कि अगर यदि आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो कक्षाओं में जब आप पढ़ते थे तो वहाँ पर व्यंग किया जाता था कि आज अमुक बच्चा पढ़ करके आया है। तो जो नहीं पढ़ता था उसके लिए वो व्यंग्यात्मक बातें होती हैं। उसी के प्रति उपन्यास की परिभाषा फील्डिंग जोड़ते हैं कि उपन्यास वही है। फिर इसके बाद अगले विचारक हैं अर्नेस्ट ए बेकर। अगली परिभाषा अर्नेस्ट ए बेकर कहते हैं कि उपन्यास गद्यबद्ध कथानक के माध्यम से जीवन तथा जगत की सर्वोत्तम व्याख्या करने का साधन है। अब एक एक शब्दों को आप समझिए कि उपन्यास गद्यबद्ध। अब गद्य की बद्धता क्या है? भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? पहला गद्य, दूसरा पद्य। अब गद्य क्या होता है? गद्य वह होता है जिसमें बात व्याकरणिक उपमानों का अनुपालन करते हुए कही जाती है, शब्दों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। पद्य क्या है? ऐसा भाषा का ऐसा माध्यम जिसके अनुसार, जिसके अनुपालन में व्यक्ति गीतों के माध्यम से अपनी बातें व्यक्त करता है। गीतों के माध्यम से अर्थात गीत से तात्पर्य ये है कि जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो उसमें गीयता हो, अर्थात स्वर हो, ताल हो, लय हो, छंद हो। तो छंद रस, छंद अलंकारों से युक्त होकर जब भाषा को नियमों के अनुसार चरणों में बांट दिया जाए तो वो पद्य होता है। और जब व्याकरण का अनुपालन करते हुए, अर्थात यहाँ रस छंद अलंकार नहीं, यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध सूचक, इसका अनुपालन करते हुए कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार शब्दों का सुंदर संयोग जहाँ प्रस्तुत किया जाए उसे गद्यबद्ध कहा जाता है। गद्यबद्ध अर्थात गद्य में जो बधा हुआ हो, अर्थात उसका वाक्य जो हो वो अत्यंत ही सरल हो और व्याकरण का भी वह पालन कर रहा हो। कथानक, कथानक कथा और अनक दो शब्दों से मिलकर बना है। कथा का अर्थ ये होता है कि ऐसी शब्दों की सुंदर योजना जो व्यक्ति को चमत्कार से परिपूर्ण कर दे। यदि व्यक्ति का मन कार्य करने में न लग रहा हो तो व्यक्ति कार्य करने के प्रति उत्सुकता या कार्य करने के प्रति व्यक्ति में रुचि बढ़ जाए तो जो रुचि जागृत करने का कार्य करती है वह क्या है? कथा। और अनक अर्थात कथानक यानी एक विस्तृत कथा, अर्थात जिसमें कई कथाएं एक साथ जुड़ी हुई हों उसे हम कथानक कहते हैं। कथानक के माध्यम से जीवन अर्थात व्यक्ति विशेष के जीवन का और जगत यानी संसार का, भूमंडल की सर्वोत्तम जो व्याख्या करे, सर्वोत्तम जो विशेषता बतलाए, उसे वह जो साधन होगा उसे उपन्यास कहा जाता है। यह अर्नेस्ट ए बेकर कहते हैं। इसके अलावा अर्नेस्ट ए बेकर के अलावा एक और विचारक हैं डॉक्टर रॉल्फ फ्रांस। रॉल्फ फ्रांस क्या कहते हैं? उपन्यास जो है वह केवल काल्पनिक गद्य ही नहीं है। वह क्या है? उपन्यास क्या है? उपन्यास मानव जीवन का गद्य भी नहीं है। यह ऐसी प्राथमिक कला है जिसने संपूर्ण मानव जीवन को अपने साथ समेटने और जीवन की संपूर्ण व्याख्या करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। अर्थात किसी भी
व्यक्ति विशेष के जीवन की संपूर्ण व्याख्या साहित्य में यदि कोई सरल रूप में प्रस्तुत कर सकता है तो वह उपन्यास है। ऐसा कौन बताता है? डॉक्टर रॉल्फ फ्रांस। इसके बाद अगले विचारक हैं विलियम हेनरी हडसन। विलियम हेनरी हडसन। विलियम हेनरी हडसन ये कहते हैं कि उपन्यास क्या है? मानव और मानवीय भावों से क्रियाओं की विस्तृत चित्रावली, नर और नारी के चित्रण को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करे और उसकी विस्तृत व्याख्या करे। यहाँ हूबहू वही बात है, चाहे रॉल्फ फ्रांस हो, चाहे अर्नेस्ट ए बेकर हो, चाहे विलियम हेनरी हडसन हो। इनमें अब देखिए ये भी ये कहते हैं कि स्त्री पुरुष के जीवन की पूरी व्याख्या, वहाँ क्या था कि मानव जीवन की पूरी व्याख्या, यहाँ क्या थी कि गद्यबद्ध कथानक के माध्यम से सर्वोत्तम व्याख्या जो प्रस्तुत करे। तो इस तरह से इसी कारण मैंने श्यामपट्ट पर भी वो नहीं लिखा, इनकी परिभाषाएं क्योंकि आपस में मेल खाती हैं। तो छात्रों आप समझ सकते हैं कि जब हम सब विचारकों की बातों को आकलित करने चलते हैं तो हमें एक बात दृष्टिगत दिखाई देती है कि उपन्यास वह है जो जीवन की सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वकालिक और सर्वदेशिक व्याख्या प्रस्तुत करे और जो मानव जीवन के संपूर्ण चित्र को प्रस्तुत कर सके, वह जो विधा होगी वह उपन्यास विधा कहलाएगी। अब एक और शब्द बनता है, एक और प्रश्न बन सकता है इस पर कि उपन्यास जो है वह किस भाषा का शब्द है और कैसे हिंदी साहित्य में यह अवतरित हुआ है, विस्तार से समझाइए। यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो इसका उत्तर आप देखेंगे कि उपन्यास पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? उपन्यास पुल्लिंग है। उपन्यास लिखा जाता है, उपन्यास लिखी नहीं जाती। चाहे कवि लिखेगा, चाहे लेखक लिखे, चाहे लेखिका लिखे, उपन्यास लिखा जाता है और कहानी लिखी जाती है, कहानी लिखा नहीं जाता। तो इससे उपन्यास पुल्लिंग शब्द है, पहली बात। और यह हिंदी की अपनी उद्भावना है, अर्थात हिंदी साहित्य में उपन्यास शब्द अपने आप में स्वयं में परिपूर्ण होकर उदित हुआ है। और उपन्यास शब्द वर्तमान समय में भारत की देन तो है ही, किंतु यूरोप में उपन्यास के लिए नॉवेल शब्द का उपयोग किया जाता है। आधुनिक जो उपन्यास लिखे गए भारतीय साहित्य में, संस्कृत के जो उपन्यास लिखे गए थे उन्हें यदि छोड़ दिया जाए तो आधुनिक उपन्यास नॉवेल से ज़्यादा प्रभावित हैं। आधुनिक ढंग के उपन्यास नॉवेल से प्रभावित हैं। इसकी ओर सबसे पहले ध्यान भारतेंदु जी ने एक अपनी रचना मालती लिखा था। यह 1875 में लिखी गई थी। यह अधूरी रचना है। इस कृति में इन्होंने, भारतेंदु जी ने मालती के लिए नॉवेल शब्द के पर्यायवाची के रूप में हिंदी के उपन्यास शब्द को लिया था। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि मालती हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास के अर्थ का प्रतिपादन किसने किया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और अपनी किस रचना में किया, तो वो अपनी मालती रचना में उन्होंने 1875 ईस्वी में यह व्याख्या प्रस्तुत की है। फिर इसके बाद मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि भारतीय साहित्य में उपन्यास कितने तरह के लिखे जा रहे हैं, अर्थात उपन्यासों के कितने प्रकार निर्धारित किए गए हैं, भारत में कितने तरह के उपन्यास चर्चित रहे हैं। तो छात्रों एक बात आप समझ लीजिए कि उपन्यास जो है वह
प्रत्यक्षतः और परोक्षतः एक विस्तृत साहित्यिक विधा है। यह कोई छोटी साहित्यिक विधा नहीं है। इस पर कई विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और अपने अपने अनुसार उन्होंने उपन्यास की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो उपन्यास में जो जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों के अनुसार हम आपको उपन्यास के भेदों और उपभेदों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले आप इस तरह का कॉलम बना लेंगे। तो उपन्यास के भेदों को यदि आप समझना चाहते हैं तो कॉलम बना लेंगे। पहले देखिए, कथा वस्तु की दृष्टि से हम यदि आकलन करने चलें, कथा वस्तु की दृष्टि से उपन्यास के भेद, उपन्यास के भेद कितने हैं? तो कथा वस्तु की दृष्टि से उपन्यास के दो भेद हैं। पहला, घटना प्रधान उपन्यास, घटना प्रधान उपन्यास, और दूसरे प्रकार का उपन्यास है ऐतिहासिक उपन्यास। फिर इसके बाद चरित्र चित्रण की दृष्टि से उपन्यासों के भेदों की यदि हम तुलना करें तो चरित्र चित्रण की दृष्टि से उपन्यासों के तीन भेद स्वीकार किए जाते हैं: सामाजिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास और आंचलिक उपन्यास। फिर इसके बाद अगर हम अगले तत्व की ओर ध्यान इंगित करें तो उस तत्व के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर उपन्यास के भेदों की चर्चा करें तो उपन्यास के मुख्यतः तीन भेद फिर होते हैं। ठीक है छात्रों, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर भेद। तो देखिए, उद्देश्य के आधार पर यदि हम चलें तो उद्देश्य के आधार पर हम पाते हैं अब देखिए छात्रों, उद्देश्य के आधार पर उपन्यास के तीन प्रमुख भेद होते हैं: समस्या मूलक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास और वैज्ञानिक उपन्यास। कैसे? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उद्देश्य, अब मैं आपसे विस्तार से चर्चा कर दूं कि कथा वस्तु की दृष्टि से, अर्थात उपन्यास की जो कहानी होती है उस कहानी के आधार पर, अर्थात कहानी घटना प्रधान है कि ऐतिहासिक कहानी है। मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा कि घटना प्रधान उपन्यास कैसे होते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास कैसे होते हैं। चरित्र चित्रण के आधार पर देखा जाए तो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आंचलिक। चरित्र चित्रण अर्थात चरित्र के आधार पर, चरित्र जो सामाजिक अर्थात समाज में रहने वाले सामाजिक बिंदुओं का अनुपालन करने वाले जो उपन्यास हैं उसके अंतर्गत, उन चरित्रों के अंतर्गत लिखा गया उपन्यास। मनोवैज्ञानिक अर्थात जो पात्र है उसके चरित्र में, मन में सोचने की जो शक्ति है उस आधार पर लिखे गए उपन्यास। आंचलिक अर्थात गांव के पात्रों को लेकर, गांव के पात्रों को आधार बनाकर जो उपन्यास लिखे गए और उसके पात्रों का जो चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया गया उसके अनुसार लिखे गए उपन्यास आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं। उद्देश्य के आधार पर, अर्थात देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वह यह होती है कि उद्देश्य परखता। उद्देश्य, यदि किसी भी बात का कोई विशिष्ट उद्देश्य है तो तब तो वह बात बिल्कुल भी सही है। यदि किसी विशिष्ट बात का
कोई विशिष्ट साधन उपलब्ध नहीं है, कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, तो उस घटना का और उस बात का बिल्कुल भी सार्थकता और निरर्थकता नष्ट हो जाती है। अर्थात बिना उद्देश्य के पागल व्यक्ति भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। ये तो उपन्यास है, तो उपन्यास का उद्देश्य अवश्य निर्धारित होना चाहिए। उद्देश्य के आधार पर उपन्यास के 3 भेद किए गए हैं। जैसे समस्या के उद्देश्य, कुछ उपन्यासों का उद्देश्य कोई विशेष समस्या होता है, उसी समस्या का निदान करना होता है। और राजनीतिक उपन्यास, आज राजनीति ने हमारे समस्त क्षेत्रों को प्रभावित किया है। राजनीतिक छल छद्म प्रपंचों का आधार, प्रपंचों के उद्देश्य को लेकर लिखे गए जो उपन्यास हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक उपन्यास अर्थात तरह तरह के मशीनी, आज के वैज्ञानिक युग में तरह तरह के नवीनकरणीय स्रोतों जैसे इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से बच्चों में पड़ रहे प्रभावों को लेकर लिखे गए उपन्यास, या पारिवारिक समस्या को लेकर लिखे गए वैज्ञानिक उपन्यास इन उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं। अब चलिए छात्रों, मैं आपको एक एक उपन्यास के बारे में विस्तार से बताने चल रहा हूँ। अब देखिए छात्रों, जो हमारे यहाँ हमने इस आधार पर भेद किया था कि कथा वस्तु की दृष्टि से हमने 2 भेद किया था कि घटना प्रधान उपन्यास होते हैं और ऐतिहासिक उपन्यास होते हैं। फिर हमने भेद किया था पात्र तत्वों के चरित्र चित्रण के आधार पर। जब हमने भेद किया था तो वहाँ चरित्र प्रधान उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास और आंचलिक उपन्यास, हमने इसके अंतर्गत इन चारों का संयोजन, इन तीनों का संयोजन पाया था। किंतु इनकी संख्या लगातार बढ़ती रही है। इस कारण से चरित्र प्रधान उपन्यासों को अलग रख दिया गया है और इन्हें 3 उपभेदों के अंतर्गत रखा गया है। और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था उद्देश्य के आधार पर, तो 3 भेद की चर्चा हमने की थी कि समस्या मूलक या विचार प्रधान उपन्यास, राजनैतिक उपन्यास और वैज्ञानिक उपन्यास। तो इन 5 की चर्चा मैंने आपसे प्रस्तुत की थी। तो ये जो 5 प्रकार के जो उपन्यास हैं, इन उपन्यासों में हम एक बात आसानी से देख पा रहे हैं कि यदि हम इसकी दृष्टि के आधार पर यदि इनका आकलन करेंगे तो हम उपन्यास के प्रकारों की चर्चा नहीं कर पाएंगे। हम कब चर्चा कर पाएंगे? जब हम जितने भी प्रकार अलग अलग दृष्टिकोणों से निर्धारित किए गए हैं उनके आधार पर हम उन उपन्यासों को ही जब बांट लें तब उनकी चर्चा आसानी से कर सकते हैं। तो पहले प्रकार का उपन्यास है घटना प्रधान उपन्यास। घटना प्रधान जो उपन्यास होता है वह उपन्यास ऐसा उपन्यास होता है जिसमें एक विशिष्ट घटना प्रारंभ में घटित हो जाती है और उस घटना का अनुपालन करते हुए जो लेखक है वह धीरे धीरे आगे की समस्या का चित्रण करता है। इसमें वह कुतूहलपूर्ण घटनाओं का जाल बुनकर पाठक को उसमें उलझाए रखता है। उसमें जो पात्र होते हैं केवल स्रष्टा बनकर आते हैं। यह जो उपन्यास होते हैं इसमें जासूसी उपन्यास, तिलस्मी उपन्यास और अय्यारी उपन्यास इस तरह के उपन्यासों में आते हैं। जासूसी उपन्यास अर्थात किसी भी चमत्कृत जो घटना है वह घटित हो जाती है, तो उस घटना के घटित होने के बाद एक विशिष्ट व्यक्ति जासूस आता है और घटित हुई घटना का वह पूरा विश्लेषण पाठक के सामने धीरे धीरे परत दर परत खोलता जाता है।
और वह अपने द्वारा नवीन चमत्कार उत्पन्न करता रहता है, जिससे पाठक जब इस तरह के उपन्यास पढ़ रहा होता है तो वह अपनी घटनाओं के माध्यम से पाठक को जोड़ कर रखता है, क्योंकि जब घटनाएं घटित होंगी तो पाठक के मन में ऐसी जिज्ञासा बनी रहती है कि अब आगे क्या होने वाला है। अर्थात जब वह उपन्यास को पढ़ना शुरू करता है पाठक, तो लगातार उपन्यासों को वह पढ़ता हुआ आगे बढ़ा चला जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते वह उपन्यास की समस्त कहानी को समझ लेता है। तिलस्मी जासूसी तो इस तरह के हो गए। तिलस्मी अर्थात तिलस्मी ऐसे उपन्यास होते हैं जिसमें भूत पिशाच इत्यादि का विवरण होता है। अचानक वृक्ष का फट जाना, उसमें से रक्त बाहर निकलना, कोई ऐसी घटना कि किसी को आकाश में कोई अपने आप ही उड़ाए ले जा रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, घनघोर अंधेरा है, बीच में आवाज आती है, चिल्लाने की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर पाठक डर जाए। तो ऐसे उपन्यास तिलस्मी उपन्यास होते हैं। यारी उपन्यास इस तरह से होते हैं जिसमें किसी स्त्री विशेष को फंसाकर उसके साथ दुराचार किया जाए। ठीक है, तो अय्यारी उपन्यास अर्थात कई पुरुषों द्वारा एक स्त्री के साथ दुराचार करने की कथा का वर्णन जिन उपन्यासों में किया जाता है, या मदिरा पान करके कुकृत्य करने की कथा का वर्णन जिन उपन्यासों में होता है, ये अय्यारी उपन्यास होते हैं। तो घटना प्रधान उपन्यास इसी तरह के होते हैं। फिर इसके बाद अगले तरह का उपन्यास है ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास कैसा होता है, यह आप समझिए। ऐतिहासिक उपन्यास इस तरह का होता है जिसमें इतिहास के प्रसिद्ध किसी राजा, किसी मंत्री, कोई पंडित या कोई ऐसा वीर सैनिक जिसने अपने को बलिदान करके भारत की और देश की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस वर्ग का जो उपन्यास होता है वह कथा आधारित तो होता है, विशेष दृष्टिकोण को तो लिए होता है, किंतु इसमें युगीन वातावरण और कल्पना का पुट भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। बिना कल्पना के पुट के यह उपन्यास पूर्ण नहीं हो सकता। ऐतिहासिक उपन्यास में, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, इतिहास में जैसे महाराणा प्रताप हैं, तो महाराणा प्रताप की तो चर्चा की जाती है। अगर मान लीजिए उसमें माना झाला, जिसने महाराणा प्रताप का युद्ध में सहयोग किया था, या एक बालक जो छोटा सा बालक दुद्धा बालक था। दुद्धा जब महाराणा प्रताप जंगल में रह रहे थे तो वो जब घास की रोटियां खा रहे थे तो वह गेहूं की रोटी लेकर अपने प्राणों की आहुति देकर अंत में महाराणा प्रताप के पास रोटी लेकर पहुंच जाता है। तो ऐसा इतिहास प्रसिद्ध कोई ऐसा व्यक्ति, या भारत के स्वर्णिम इतिहास में चाणक्य का वर्णन किया जाए, अर्थात इतिहास से ही तो वो संबंधित हैं, चाणक्य का वर्णन हो अर्थात, और इसके अलावा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन जैसे श्रेष्ठ राजाओं के चरित्रों को आधार बना करके इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय जहाँ प्रस्तुत किया जाए जिन उपन्यासों में, वे उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास कहे जाते हैं। अब फिर इसके बाद उपन्यास का अगला प्रकार है चरित्र प्रधान उपन्यास। अगला जो उपन्यास का प्रकार है वह चरित्र प्रधान उपन्यास है। चरित्र प्रधान उपन्यास ऐसा उपन्यास होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति का विशिष्ट चरित्र लिया जाए और चरित्र को आधार बनाकर धीरे धीरे घटना आगे बढ़ती चली जाए। घटना के सुंदर संयोग का सुंदर चित्रण हो, लेकिन चरित्र, अगर जितने भी पात्र उपन्यास में उपस्थित हैं
उन पात्रों के प्रत्येक चरित्र का पूरा पूरा विधान जिन उपन्यासों में प्रस्तुत किया जाए वे चरित्र प्रधान उपन्यास कहे जाते हैं। चरित्र प्रधान उपन्यास ऐसे उपन्यास होते हैं जिनमें शब्दों का ऐसा जाल होता है जो कभी कभी इस तरह के उपन्यास, चरित्र प्रधान उपन्यास ऐसे दृष्टिकोणों में आ जाते हैं कि ये ऊबन महसूस होने लगती है इन उपन्यासों को पढ़ते हुए, क्योंकि जो पाठक है वह अपने में इंटरेस्ट लेता है, उसे अपनी रुचि के अनुसार चाहिए। वह अब अगर जैसे आज के बालक को यदि उपन्यास पढ़ाना है तो उपन्यास की व्याख्या आज के बालक के चरित्र के अनुरूप प्रस्तुत किया जाए। अब चरित्र प्रधान उपन्यास जैसे मान लीजिए अगर 1900 ईस्वी में जिन उपन्यासों का विषय किसान रहा होगा और किसान का बच्चा रहा होगा, तो किसान उस समय हल चलाता था। आज का जो किसान है उसके पास हल तो है नहीं, वह ट्रैक्टर चलाता है। तो यदि उस किसान का चित्रण प्रस्तुत किया गया है तो सभी प्रकार के पाठकों के लिए चरित्र प्रधान उपन्यास सहायक नहीं होते हैं। सभी लोग उन उपन्यासों को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन अगर चरित्र को जानना है, किसी भी व्यक्ति के चरित्र से सीख लेनी है, तो वह स्थिति केवल चरित्र प्रधान उपन्यासों में मिल सकती है, जिनमें चरित्र को आधार बना करके पूरी घटना का ताना बाना धीरे धीरे बुना जाता है। लेखक द्वारा एक विस्तृत घटना क्रम को लेकर चारित्रिक मूल्यांकन किया जाता है पात्रों का, जिसमें घटना की प्रधानता उतनी अधिक नहीं होती है। उसमें केवल पात्रों के चरित्र चित्रण की ही प्रधानता विस्तार से पाई जाती है। अगले प्रकार का उपन्यास है सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास इस तरह के उपन्यास होते हैं जो चरित्र की विविधता के आधार पर पात्रों के चरित्र में सामाजिक संबंधों, विभिन्न रीति रिवाजों, सामाजिक विश्वासों को देखकर चरित्र का निर्माण करें। देखिए छात्रों, जो सामाजिक उपन्यास होते हैं इसमें सामाजिक रहन सहन, खान पान, पहनावा, धर्म, संस्कृति, पूजा पद्धति, भाषा आदि का विशिष्ट ध्यान रखा जाता है। सामाजिक उपन्यास में समाज में रहने वाले लोग कैसे हैं, उन लोगों की आस्था किससे जुड़ी है और वो अपनी आस्था का अनुपालन कैसे कर रहे हैं, उनका रहन सहन समाज में कैसा है, वे उच्च वर्ग के हैं, मध्य वर्ग के हैं कि निम्न वर्ग के हैं, इसका पूरा चित्रण उन उपन्यासों में चित्रित किया जाता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति जो हैं इस तरह के उपन्यासों का जो पात्र होता है उसके खान पान का भी चित्रण किया जाता है, वह किस तरह के वस्त्र पहनता है उसका भी चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। धर्म, संस्कृति, पूजा पद्धति और भाषा का भी विस्तार से विवेचन लेखक द्वारा इस तरह के उपन्यासों में प्रस्तुत किया जाता है। यदि इन बातों का प्रस्तुतिकरण लेखक नहीं कर पाता है तो वह एक सफल सामाजिक उपन्यास न होकर वह मात्र एक साधारण उपन्यास बनकर रह जाता है। तो सामाजिक उपन्यासों की यह विशेषता है। अब इसके बाद अगला उपन्यास का प्रकार है मनोवैज्ञानिक उपन्यास। मनोवैज्ञानिक उपन्यास ऐसे उपन्यास होते हैं जिनमें पात्रों के मन में चलने वाली बातों को लेकर
पात्रों की स्थिति का यथार्थ चित्रण लेखक प्रस्तुत करता है। इस तरह के उपन्यासों में इस तरह के जो उपन्यास होते हैं, इसमें मानसिक द्वंद्व का सूक्ष्म चित्रण होता है। इसमें मानव मन के विभिन्न रूपों, विकारों, उनकी विविध प्रवृत्तियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इस तरह के उपन्यासों में मानसिक शक्तियाँ, प्रकृतियाँ, विकृतियाँ की झांकी प्रस्तुत की जाती है। पात्र की अधिकांशतः सामाजिक स्थिति का एक नियत दृष्टिकोण निर्धारित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में पात्र के मनः स्वभावों का मूल्यांकन होता है। इसमें अपने मन के विभिन्न आधारों का अनुपालन करते हुए जो पाठक होता है, वह एक साहित्यिक और निरीक्षकीय दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ता जाता है और वह अपनी स्थिति के अनुसार पाठक को जोड़े रहता है। इस उपन्यास का जो पात्र होता है, वह अपने अनुसार पूरे परिवार को चलाना चाहता है। जैसे तमस उपन्यास आप पढ़े होंगे, तो तमस उपन्यास में आपने देखा है कि जो इस उपन्यास की स्त्री पात्र है बेला, वह अपने अनुसार पूरे परिवार को अपने परिवार को चलाना चाहती है, जबकि उसके अनुसार कोई भी उस उपन्यास में कार्य नहीं कर रहा होता है। तो वह मन से खिन्न हो जाती है और खिन्न होकर विद्रोह कर उठती है। अर्थात इस तरह के उपन्यास अधिकांशतः हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ साहित्यकार हैं जैनेन्द्र जी। इन्होंने जैनेन्द्र के उपन्यासों में इस मनोवृत्ति को आप पाएंगे। अर्थात मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखने वालों में सबसे ज़्यादा आप जैनेन्द्र को आगे पाएंगे और भगवती चरण वर्मा को भी आप आगे पा सकते हैं। अगले उपन्यासकार हैं, अगले उपन्यासों के प्रकार में आंचलिक उपन्यास हैं। अब ये देखिए छात्रों, यह सबसे श्रेष्ठ उपन्यास माना गया है। आंचलिक उपन्यास ऐसा उपन्यास होता है जिसमें गांव में रहने वाले व्यक्ति को इस तरह के उपन्यासों का नायक बनाया जाता है। इसमें गांव के लोगों की बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान, पहनावा, परंपरा का अनुपालन कि हमारी भी कुछ मर्यादा है। अपनी मर्यादा के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की क्षमता इस तरह के उपन्यासों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसमें एक बात आप समझिए, गांवों की बात जिन उपन्यासों में की जाती है वे उपन्यास आंचलिक उपन्यास कहे जाते हैं। इस तरह के उपन्यासों में किसी प्रदेश विशेष अथवा उसके किसी विशेष खंड की झांकी प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार के उपन्यास कई बार व्यक्ति प्रमुख न होकर देश प्रमुख हो जाते हैं। जैसे किसी मेले का चित्रण कर रहा हो उपन्यासकार, या वह किसी त्योहार का चित्रण प्रस्तुत कर रहा हो। अब जैसे फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल उपन्यास है, तो आप पूरा उपन्यास पढ़ लेंगे तो उसमें डॉक्टर साहब को आप नायक मान सकते हैं, लेकिन रेणु जी का सर्व प्रमुख लक्ष्य आंचलिक उपन्यास लिखने का ये है कि बिहार का एक पूर्णिया जिला है, पूर्णिया जिले के एक गांव बेलारी गांव की पूरी स्थिति का यथार्थ अंकन प्रस्तुत करने का काम इस तरह के उपन्यासों में किया जाता है। रेणु जी के उपन्यास इस तरह के उपन्यासों में
अग्रणी हैं। अगर आप फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास पढ़ेंगे तो उसमें गांवों की बातें आप पा जाएंगे, चाहे मैला आंचल हो, परती परिकथा हो, चाहे दीर्घ तपा हो, चाहे जुलूस हो, सब उपन्यासों में आप इस तरह की प्रवृत्ति अवश्य पा जाते हैं। अगला जो उपन्यास है वह उपन्यास समस्या मूलक या विचार प्रधान उपन्यास है। इसमें देखिए इस तरह के उपन्यासों की अधिकता वर्तमान युग में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आज का जो व्यक्ति है वह दूसरे की सुनना नहीं चाहता है। आज का व्यक्ति अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है। तो इस तरह के उपन्यासों में पात्रों द्वारा अपने विचारों को पाठकों पर थोपा जाता है, अर्थात अपने विचारों का अनुपालन करने के लिए पात्र प्रेरित करते हैं। और कोई ऐसी समस्या होती है इन उपन्यासों में जो शुरू से लेकर अंतिम तक, उपन्यास जब तक न समाप्त हो जाए तब तक वह लगातार उसी रूप में संयोगवश बनी रहती है। इनका संयोग आपस में सामंजस्य सदैव स्थापित हुआ रहता है। समस्या मूलक जो उपन्यास हैं, इस तरह के उपन्यास उबाऊ भी होते हैं और रोचक भी नहीं होते हैं, किंतु इनमें विशिष्ट समस्या को उठाकर लेखक पाठक के मन में उत्पन्न हुए असंतोष का अंत कर देता है। अगले प्रकार का उपन्यास है राजनैतिक उपन्यास। अगले प्रकार का जो उपन्यास है वह राजनैतिक उपन्यास है, और यह ऐसा उपन्यास है कि जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिल गई तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी साहित्य में या भारत के समूचे साहित्य में एक नवीन दृष्टि आई, और वह दृष्टि थी राजनीतिक। क्योंकि आज़ादी से पूर्व हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या जो नेता थे, उन्होंने यह कहा था कि यदि हम साथ देंगे और साथ मिलकर लड़ेंगे, जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारे पास स्वयं का घर होगा, हम स्वतंत्र विचरण कर सकेंगे, हम खेती कर सकेंगे, अपने आप को स्वतंत्र पाएंगे। किंतु देश की आज़ादी के कई वर्ष बीत जाने पर, 10 से 12 वर्ष बीत जाने पर भी कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं दृष्टिगत हुआ भारतीय राजनीति में। बस केवल अंतर इतना आया भारतीय समाज में कि राजा पहले शोषण अंग्रेज जो किया करते थे, अब वही शोषण हमारे देश के राजनीतिक लोग करने लगे। तो वह जो शोषण था, उस शोषण से परेशान होकर साहित्य में अपने शब्दों के माध्यम से उस समय के लेखकों ने राजनीति को लेकर लेखन कार्य शुरू कर दिया, और राजनीतिक विषयों में राजनेताओं के छल प्रपंचों, छल छद्मों, उनकी नीतियों और उनके द्वारा किए जा रहे जनता के पर अत्याचारों का पूरा लेखा जोखा इन उपन्यासों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाने लगा। राजनीतिक उपन्यासों में नेताओं द्वारा गरीब जनता पर थोपे गए अपने अधिकार, अपने विचार, अपनी प्रवृत्ति और जनता को किस तरह से अपनी ओर मोड़ना है, किस तरह से भोली भाली जनता को अपने विचारों से प्रभावित करना है, यह प्रवृत्ति जिन उपन्यासों में पाई गई वे उपन्यास राजनैतिक उपन्यास कहे गए। इसमें राजनीति चल तो रहा है हमारे देश में प्रजातंत्र, किंतु लेखकों ने अपनी रचनाओं में यह दिखाने का प्रयास किया कि प्रजातंत्र जो चल रहा है, लेकिन हमारे देश में
एक तरह से राजतंत्र ही है, क्योंकि नेता का ही बेटा नेता बन रहा है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है, प्रधानमंत्री का बेटा लगातार प्रधानमंत्री बन रहा है। यह जो प्रवृत्ति है हमारे देश के लिए अत्यंत घातक है। इस तरह की बातें, इस तरह के विषयों को लेकर शब्दों के माध्यम से अपने उपन्यासों का विषय जिन जिन साहित्यकारों ने, जिन जिन उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों का विषय बनाया है, वे उपन्यास राजनैतिक उपन्यास कहे जाते हैं। फिर इसके बाद अगला उपन्यास है वैज्ञानिक उपन्यास। वैज्ञानिक उपन्यास यह सर्वश्रेष्ठ उपन्यास की कोटि है। वैज्ञानिक, आज आप जानते हैं कि पूरा विश्व वैज्ञानिक नव निर्माणों से प्रभावित है। एक तरफ जहां विविध तरह की वैज्ञानिक मशीनें आई हैं, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट ने भी वर्तमान समय की जनता को चमत्कृत कर दिया है। विज्ञान में हो रहे तरह तरह के शोधों, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों, मानव के चंद्रमा तक पहुंचने की कहानी, मानव द्वारा किए जा रहे नवीन वैज्ञानिक अनुसंधानों को लेकर, को विषय बनाकर शब्दों के माध्यम से उपन्यासों में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति इन उपन्यासों के अंतर्गत आती है। उदाहरण के रूप में, जैसे हमारे देश में जो चंद्रयान गया था, मंगलयान गया था, तो मंगल मिशन के प्रारंभ से लेकर मंगल मिशन के सफल होने तक की कहानी का जो लेखन किया जाए, उसका ऐसा ताना बाना बुना जाए कि पाठक जिसे पढ़कर अपने आप को नवीन और वैज्ञानिक समझने लगे, सभी बातों पर वह तर्क देने लगे, तो ऐसे उपन्यास वैज्ञानिक उपन्यास कहे जाते हैं। आप जानते हैं छात्रों कि ये जो उपन्यास के प्रकार हैं, ये उपन्यास के प्रकार एक श्रेष्ठ साहित्यिक, भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व करने वाले उपन्यास हैं। यह केवल हिंदी साहित्य के उपन्यासों का प्रकार नहीं है, यह भारत की विविध भाषाओं जैसे बंगला, उड़िया, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, हरियाणवी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सभी भाषाओं में लिखे गए उपन्यासों के प्रकारों का प्रतिनिधित्व करती है। यदि हमारे सामने यह प्रश्न बनता है कि उपन्यास किसे कहते हैं, तो आप तुरंत उत्तर दे सकते हैं कि हाँ, उपन्यास उसे कहते हैं जिसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चित्रण कथा के माध्यम से, विस्तृत कथानक के माध्यम से व्यक्त किया गया हो। तो चाहे उपन्यास शब्द की उत्पत्ति हो, चाहे उपन्यास की विविध परिभाषाएं हो, चाहे उपन्यास शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, वो बताने की बात हो तो पुल्लिंग है। फिर इसके बाद वर्तमान समय में जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं, वह उपन्यास क्या प्राचीन उपन्यासों के समान है? नहीं। वर्तमान समय में भारतीय साहित्य में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास का प्रयोग हो रहा है। वो बात हो, चाहे उपन्यास के विविध प्रकारों की चर्चा हो, सभी चर्चाओं को मैंने आज आपके सामने विस्तृत ढंग से प्रस्तुत किया। अब जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो हिंदी भारतीय साहित्य का जो प्रमुख उपन्यास है गोरा, जो रविंद्रनाथ ठाकुर का उपन्यास है, गोरा उपन्यास की चर्चा करेंगे और उस उपन्यास के विभिन्न बिंदुओं पर आपसे प्रश्न भी लेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए छात्रों, प्रसन्न रहिए, घर पर बने रहिए। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।